नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की चौथी बैठक के दौरान पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी सीट के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम प्रस्तावित किया है। टीएमसी सूत्रों ने इंडिया टुडे को यह जानकारी दी है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भी पीएम मोदी के खिलाफ वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी की चर्चा ने जोर पकड़ा था, लेकिन तब ग्रैंड ऑल पार्टी ने हाई प्रोफाइल सीट के लिए अजय राय को मैदान में उतारकर इन अटकलों पर विराम लगा दिया था। इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद जब ममता बनर्जी से वाराणसी से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम लोग सब कुछ नहीं बता सकते हैं। जो बात हुई है गठबंधन की चौथी बैठक में, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने भी इंडिया ब्लॉक के सदस्यों से 31 दिसंबर 2023 तक सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने का आग्रह किया है। सूत्रों ने कहा कि इस बात पर काफी हद तक सहमति बनी कि राज्य स्तर पर सीट बंटवारे को दिसंबर के अंत तक और अंत में शीर्ष नेतृत्व स्तर पर जनवरी के दूसरे सप्ताह तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। संसद में बुधवार को आपराधिक कानून से जुड़े तीनों विधेयक पर चर्चा हुई है। इस दौरान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी ने इन विधेयकों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि ये कानून जुर्म रोकने से सरकार के अपराधों को कानूनी शकल देने के लिए बनाए जा रहे। एआईएम प्रमुख ने सरकार पर शायराना अंदाज में निशाना साधते हुए कहा कि हमको शाहों की अदालत से तवक्को तो नहीं, आप कहते हैं तो जंजीर हिला देते। उन्होंने कहा कि पिछले सेशन में मोदी सरकार ने जन विश्वास बिल पेश किया था, जिसमें 183 अधिनियम और 43 कानून थे, उनको निकालकर फाइल में तब्दील कर दिया है। उन्होंने बताया कि इस बिल में ड्रग्स और कॉस्मेटिक एक्ट को भी संशोधित किया है और सजा के बजाय फाइनल लागू कर दिया है। जन विश्वास के नाम पर आपने लोगों को खतरे में डाल दिया है। जहां पर कंपनियों की सजा देनी चाहिए थी, वहां पर आपने उसे फाइन में बदल दिया है और गैर हिंसक अपराध को नए कानून में शामिल कर दिया है। सरकार पर निशाना साधते हुए अवैसी ने कहा कि जन के लिए अविश्वास और धंधे के लिए विश्वास सरकार का मंत्र है। उन्होंने कहा कि आज सूट पहनने वाला सजा से बच जाता है, खाकी पहनने वाला किसी को भी गोली मार सकता है और उसकी कोई जवाबदेही नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बुधवार को राजद्रोह और आतंकवाद का जिक्र कर विपक्षी दलों पर हमला किया है। उन्होंने इस दौरान कहा कि उन्होंने राजद्रोह का फायदा उठाया है। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्षी विधेयक 2023 पर सदन में हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजद्रोह अंग्रेज लेकर आए थे और इस कारण हमने स्वतंत्रता सेनानी सालों तक जेल में बंद रहे हैं। अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि अंग्रेजों का राजद्रोह कानून बनाया गया है। इसके तहत महात्मा गांधी, तिलक महाराज और सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित कई स्वतंत्रता सेनानी सालों तक जेल में रहे। विपक्ष में रहते हुए राजद्रोह का विरोध तो करते थे, लेकिन सत्ता में रहते हुए इसका दुरुपयोग किया गया है। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए राजद्रोह की धारा 124 का पूर्णतया समाप्त कर दिया है। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन लेने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए राष्ट्रीय जनता दल के चीफ लालू यादव और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बुधवार को समन भेजा। ईडी ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को पेश होने को कहा है। वहीं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को केस में सवाल जवाब करने के लिए बुधवार को बुलाया गया है। दरअसल आरोप है कि लालू यादव ने केंद्रीय रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली है। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी और मीसा भारती से 17 लोगों के खिलाफ भर्ती के बदले जमीन लेने के आरोपों को लेकर एफआईआर दर्ज की थी। आरोप लगाया है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए रेलवे के विभिन्न मंडलों के पदों पर समूह डी में एवीजी की नियुक्ति हुई है। साल 2004 से 2009 के बीच हुई इस नियुक्ति में लालू यादव ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर जमीन ली है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को सलाह भी दी है। राकेश टिकैत यूपी के फतेहपुर में भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता वीरेंद्र पटेल के 13वें संस्कार में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे किसानों की समस्या को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी का 30 साल का प्लान है कि 2047 या 2050 तक किसान की फसल न बिके, बिजली का बिल महंगा हो जिससे किसान कर्जदार हो जाए और अपने जमीन बड़े घराने के लोगों को बेच दे। कृषि बिल के विरोध में चले धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमा वापस न लेने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि उस समय केंद्र सरकार ने कहा था कि मुकदमा वापस लिया जाएगा और कुछ राज्यों के किसानों का मुकदमा वापस हुआ है, लेकिन यूपी के किसानों का मुकदमा वापस नहीं लिया गया है।
कोरोना वायरस संक्रमण के मामले को देखते हुए बुधवार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक प्रदेश में टीटीटी की रणनीति की टेस्ट, ट्रैक और ट्रीटमेंट का प्लान करते हुए व्यापक रूप से योजनाबद्ध तरीके से पहले की तरह संभावित रोगियों की जल्द पहचान और तुरंत इलाज की प्रक्रिया का प्लान किए जाने के आदेश दिए गए हैं। कोरोना के तुरंत नियंत्रण के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन, सपोर्टेड बेड, आईसीयू बिस्तर, वेंटिलेटर सभी सुविधाएं सुनिश्चित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। बता दें कि मालदीव की यात्रा के बाद गृह नगर इंदौर लौटे एक ही परिवार के 2 लोग हफ्ते भर के भीतर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी है। समूहित रोग निगरानी कार्यक्रम की जिला इकाई के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालकर ने बताया कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए लोगों में एक 33 वर्षीय महिला और एक 38 वर्षीय पुरुष शामिल है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में सुरक्षा कारणों से 20 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी 2024 तक धारा 144 लागू करने की घोषणा की गई है। यह 20 दिसंबर की रात 12 बजे से प्रभावी होगा। ग्रेटर मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने यह आदेश जारी किया है। आदेश में बताया गया है कि ऐसी आशंका है कि आतंकी और देश विरोधी तत्व हमले के लिए ड्रोन, रिमोट से चलने वाले माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, पैराग्लाइडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि बृहन मुंबई पुलिस कमिश्नर इलाके में वीआईपी को निशाना बनाया जा सकता है, आम लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला जा सकता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि बृहन मुंबई पुलिस कमिश्नर इलाके में कुछ प्रतिबंध लगाया जाए ताकि ड्रोन, रिमोट कंट्रोल, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट और पैराग्लाइडर से होने वाले संभावित हमलों को रोका जा सके। ऐसे हमलों को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक और सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। सभी मेहमानों को न्योता भेज दिया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में राजभक्तों को अयोध्या आने की उम्मीद जताई जा रही, जिसे लेकर राम जन्मभूमि ट्रस्ट की ओर से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। राम मंदिर उद्घाटन समारोह में आने वालों को ट्रस्ट की ओर से जारी निर्देशों का ध्यान रखना होगा, तो नहीं समारोह में उनकी एंट्री मुश्किल हो जाएगी। ट्रस्ट की ओर से इस बात की जानकारी निमंत्रण पत्र के साथ सभी मेहमानों को दी गई है। ट्रस्ट प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने वाले मेहमानों की 20 जनवरी की शाम से 21 जनवरी की दोपहर तक आने की सलाह दी गई है। अगर वो 22 जनवरी की सुबह पहुंचते तो उनके अयोध्या प्रवेश की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। निमंत्रित लोगों को अपना आधार कार्ड साथ रखने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही सुरक्षा कारणों से मोबाइल और पर्स जैसे सामान ले जाने की भी मनाही होगी। 22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल पर सुबह 11 बजे से पहले सभी को प्रवेश करना होगा। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 3 घंटे तक चल सकता है। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने और वापसी के लिए 1 किमी पैदल चलना होगा। अगर कोई चलने में असमर्थ है, अत्यधिक बुजुर्ग है या बीमार है तो उन्हें प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न आने की सलाह दी गई है। वो फरवरी महीने में कभी भी आ सकते हैं। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।